नमस्ते। सर्व शिक्षा अभियान को विस्तारपूर्वक लिखो। सर्व शिक्षा अभियान 2000 क्या है, इसकी विशेषताओं, लक्ष्य एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। सर्व शिक्षा अभियान 2000 यह अभियान प्राथमिक स्तर पर सभी के लिए शिक्षा देने के लिए चलाया गया है। इस अभियान का आरंभ 2001 में किया गया। अभियान को चलाने के कारण रीजन्स फॉर लॉन्चिंग एसएसए संविधान की धारा 45 के अनुसार देश में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का संबंध निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का संबंध प्रबंध 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए किया जाना था, परंतु इसमें प्रगति ढीली थी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह अभियान चलाया गया। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद वर्ष 2000 में लगभग 2.4 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। लगभग 50% बच्चे 8वीं कक्षा में आते ही स्कूल छोड़ देते थे। अभियान के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएसए। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सन 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को उपयोगी तथा और सार्थक प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराना है। दूसरा उद्देश्य स्कूलों को इस प्रकार बनाना है जिससे क्षेत्रीयता और लिंग भेद समाप्त हो जाए। इसके लिए स्कूलों के प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी को क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों को हासिल करना है। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य टारगेट्स ऑफ एसएसए 2003 तक 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे स्कूल में हो। 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चे 2007 तक 5 वर्षों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें। 6 से 14 आयु के बच्चों के 2010 तक 8 वर्षों की प्रारंभिक शिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करना। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक स्तर की प्रारंभिक शिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करना। प्राथमिक स्तर पर 2007 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 2010 तक लड़के और लड़कियों के बीच अंतराल और सामाजिक क्षेत्रीयता विषमताएं समाप्त करना। 2010 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे अपनी शिक्षा जारी रखें। सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य कार्यक्रम मेंस प्रोग्राम्स ऑफ एसएसए। ऐसी बस्तियों में स्कूल स्थापित करना जहाँ कोई स्कूली सुविधा नहीं है, अतिरिक्त कक्षाएं खोलना, शौचालय बनाना, पेयजल की व्यवस्था करना, अनुरक्षण अनुदान देना, स्कूलों के बुनियादी ढांचे को दृढ़ करना, शिक्षकों की कमी को दूर करना, अध्यापन अधिगम सामग्री जुटाना, कमजोर वर्गों की लड़कियों पर विशेष ध्यान देना, निःशुल्क शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाएं चलाना, विभिन्न राज्यों तथा निकायों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत सहायक 9वीं योजना के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के बीच 85 से 15 भागीदारी के आधार पर थी। 10वीं योजना के दौरान ये 75 से 25 के आधार पर और इसके बाद 50 से 50 के आधार पर होगी। संक्षेप में निरक्षरता उन्मूलन के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आवश्यक माना तथा संविधान में संशोधन 2002 में किया। सरकार ने सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त स्कूलों तथा नगर पालिका द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है। सरकार ने ग्रामीण, पहाड़ी, दूर दराज तथा शहरी क्षेत्र में अनेक स्कूल खोले हैं। सरकार छात्रों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ दे रही है। सरकार गरीब छात्रों को पुस्तकें, स्टेशनरी आदि मुफ्त में दे रही है। पौधों के लिए रात्रि शौचालय खोली गई है। संविधान में संशोधन करके 2002 में अभिभावकों पर यह दायित्व डाला है कि वे अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम बनाने की योजना केंद्र सरकार ने शुरू की है। सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अनेक प्रकार की सुविधाएं और निःशुल्क पुस्तकें, स्टेशनरी आदि की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत पौधों की शिक्षा संबंधी अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय मुक्त संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग तथा मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी आदि पर भी साक्षरता बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क दोपहर भोजन का प्रबंध किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियाँ। सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियाँ निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट प्रकट की जा सकती है। अनुपात स्कूल दाखिला अनुपात GR के प्राथमिक स्तर 1 से 5 1950 51 में 42.6 था, 2005 में बढ़कर 98% हो गया। लिंग असमानता प्राथमिक स्तर पर GER में लिंग असमानता जो 2001 से 2002 में 17.1% थी, जो कम होकर 2004-2005 में 6.5% हो गई है। स्कूल न जा सकने वाले बच्चे 2001 में 3.2 करोड़ से घटकर मार्च 2007 में 70 लाख हो गए। बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चे प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक 2001 में स्कूल को बीच में छोड़ने वाले बच्चों की जो 44.7% था वह घटकर 2004-05 में लगभग 39% हो गया। कक्षा 1 से 8 तक यह प्रतिशत 53.7% से घटकर 51.15% हो गया। लड़कियों की दर में यह कमी लगभग 6% आई। स्कूलों की संख्या 2001 के पश्चात लगभग 1,81,000 नए स्कूल खोले गए। अब लगभग 96% ग्रामीण आबादी के पास
तक 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्राथमिक स्कूली इमारतें लगभग 1,50,000 स्कूली इमारतें पूरी की गई। अतिरिक्त अध्यापक लगभग 8.14 लाख नए अध्यापक नियुक्त किए गए। लड़कियों का प्रवेश इस दौरान लड़कियों के दाखिला का प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर 19.9 तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर 15% बढ़ा। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाली सभी लड़कियों और अनुसूचित जाति जनजाति के लगभग 6 करोड़ बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाती है। स्कूल शिक्षा अभियान को सशक्त तथा प्रभावशाली बनाने के सुझाव सजेशंस फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड मेकिंग मोर इफेक्टिव सर्व शिक्षा अभियान के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से एक अत्यंत सफल अभियान है। इसे और भी अधिक सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। आंकड़ों का उचित संग्रह, आंकड़ा विश्लेषण और आंकड़ों का प्रयोग प्रगति को मापने के लिए महत्वपूर्ण है, अतः इस प्रणाली को मजबूत किया जाए। सभी क्रियाकलापों को मिशन के लक्ष्यों के साथ जोड़ना, कार्यान्वयन प्रक्रिया की गति की प्राथमिक प्रभाविता में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर बल दिया जाए। सकल नामांकन अनुपात 100% के स्तर पर पहुँचाने के लिए अनुपस्थिति और शिक्षा बीच में छोड़ने वाले पर रोक लगाने की तरफ ध्यान लगाया जाना चाहिए। बच्चों की शिक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए क्लासरूम प्रक्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अतः उन्हें और अधिक गहराई से समझे जाने तथा गुणवत्ता को गुणात्मक दृष्टि से बेहतर बनाए जाने की दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। प्रणाली के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण की दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है, ताकि सभी की अधिगम प्रबोधि में सुधार लाया जा सके। प्रशासनिक क्रियाविधियों की समीक्षा आवश्यक है, ताकि विभिन्न बाधाओं और क्रियाविधियों का उन्मूलन करके स्कूल में बच्चों को प्रवेश और शिक्षा में बनाए रखने का काम सुगम बन सके। सिविल कार्य जिस पर SSA निधि का लगभग 1/3 व्यय किया जाता है को अध्ययन परिवेश के विभिन्न अंग के रूप में लिया जाना चाहिए। इस प्रकार संदर्भ विशिष्ट स्कूल भवन डिजाइन पर ध्यान देना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभियान में लगे हुए गैर सरकारी संगठनों की सतत समीक्षा की जाए और यह आश्वस्त किया जाए कि दिया गया अनुदान ठीक प्रकार से खर्च किया जा रहा है। समुदाय की भागीदारी बढ़ाई जाए। वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण के संदर्भ में भावात्मक एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ के मुद्दों पर प्रकाश डालिए। भूमंडलीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि आज वैश्वीकरण के संबंध में कौन से मुद्दे विवाद के केंद्र में है। वैश्वीकरण और इसका समाज पर प्रभाव पर एक निबंध में लिखिए। भूमंडलीकरण का अर्थ भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण का वर्तमान संदर्भ में अर्थ भारतीय विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम से कदापि भी संबंधित नहीं है। यह वह यूरोपीय और वो अमेरिकन विचारधारा है जिसका प्रमुख आधार सूचना तकनीकी है। भूमंडलीकरण ने 80 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान पाया। भूमंडलीकरण समकालीन संसार की विशिष्टताओं में एक है। इस भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से आर्थिक इकोनॉमिक अर्थ में किया जाता है। दृष्टि से भूमंडलीकरण मुक्त बाजार की स्थिति में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण की प्रक्रिया है। मुक्त बाजार में व्यापार और पूंजी का मुक्त प्रवाह है तथा लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार आना जाना संभावित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण की पहचान एक नवीन विश्व व्यापार व्यवस्था तथा व्यावसायिक बाजारों के खुलने से विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप सूचना तकनीकी IT का सहयोग से भूमंडलीकरण के प्रसार में काफ़ी मदद मिली है, क्योंकि इस संपूर्ण प्रक्रिया को सूचना तत्काल प्रसार के लिए विकसित तकनीक से सरल बना दिया है। भूमंडलीकरण ने अर्थव्यवस्था के साथ जीवन के हर पहलू को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भूमंडलीकरण राज्य और बाजार के बीच संबंधों का रूपांतरण, विश्व व्यापार का प्रसार और अधिमान्य राष्ट्रों के बीच तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और पर्यावरण विनाश और आर्थिक संकट, विशेषकर वित्तीय संकट को इंगित करता है। भूमंडलीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है राज्य प्रधान केंद्रीकृत एवं नियोजित पर आर्थिक विकास के स्थान पर बाजार प्रधानतारीकृत एवं भूमंडलीकृत आर्थिक विकास राज्य के साथ लोगों में अविश्वास प्रतीत होता है तथा उसे सभी बुराइयों के स्रोत के रूप में देखा जाता है। दूसरी ओर बाजार को सभी आर्थिक बुराइयों के रामबाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर द्रेज एवं सेन का मत है बाजार का विस्तारीकरण तथा विस्तारण उन साधनों में एक है जो वाणिज्यिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं और भारत में विशेष क्षेत्रीय अभाव को दूर करने की आवश्यकता पड़ने पर वह अवसर को अनदेखा करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। राज्य के प्रभाव एवं भूमिका में कमी आई है। भारत में भी राज्य केंद्रित विकास दृष्टिकोण की तीखी आलोचना होने लगी। विकास परियोजनाओं में राज्य और उनके अधिकारी तंत्र को सौंपी गई भूमिका में आम जनता और स्थानीय लोगों की समस्याएं हल करने में उनकी भागीदारी को बाधित किया। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के
विस्तार के साथ साथ राष्ट्रीय पूंजी प्रवृत्ति भी राष्ट्र राज्य की सीमाओं और संप्रभुता के निर्मूल होने से परिणत हुई है। कदम से खींचते राज्य द्वारा पैदा यह विशून्य विमंडलीकरण और सामाजिक आंदोलन के बीच संवाद को आवश्यक बनाता है। भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन किसी भी देश का संपूर्ण विश्व की विचारधारा की दिशा में ढालना ही भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहा जा सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूमंडलीकरण इस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का उन सीमाओं को समाप्त करने से जो देश के आर्थिक विकास में बाधक है। इसके द्वारा प्रत्येक देश दूसरे देश तक अपनी पहुंच बना सके, जिसके तहत निधन धनी राष्ट्रों के बाजार तक पहुंच सके। भूमंडलीकरण का अभिप्राय पूरे विश्व को एक वैश्विक वित्तीय गांव बनाना है। पॉलिकवेल डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी की 1995 के अनुसार भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत विभिन्न समाजों का सामाजिक जीवन राजनीतिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों से लेकर संगति देवेश भूसादा तथा जनसंचार के क्षेत्र तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत तेजी के साथ प्रविष्ट हुआ है। यूनेस्को के निदेशक डॉक्टर गुनमंड के अनुसार वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण मानव समाज और संस्कृति के साथ चलने वाली प्रक्रिया है। सामान्य रूप से भूमंडलीकरण मानव समाज और संस्कृति के विस्तार की प्रक्रिया को व्यक्त करता है। प्रोफेसर जे बुर्नर के अनुसार सामान्य तौर पर भूमंडलीकरण का अर्थ विश्वव्यापी अंतर संबंधों की स्थापना। राजनीतिक दृष्टि से भूमंडलीकरण का अर्थ यह अंतर्राष्ट्रीय सीमांकन के बीच की दीवार को कमजोर करने की एक प्रक्रिया है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भूमंडलीकरण का अभिप्राय भूमंडलीकरण राज्य और बाजार के बीच के संबंधों का रूपांतरण, विश्व व्यापार का प्रसार और अभिमान्यता राष्ट्रों के बीच तुलनात्मक स्पर्धा में वृद्धि और पर्यावरण विनाश और आंतरिक संकट सविशेष वित्तीय संकट को इंगित करता है। सांस्कृतिक दृष्टि से भूमंडलीकरण वह बहुजातीय सांस्कृतिक समाज का द्योतक है। यह सामाजिक बहुलता भूमंडलीकरण संप्रेषण उद्योग अंतर्राष्ट्रीय अस्मिता और प्रतीकों के प्रवाह सभ्यताओं एवं समुदायों के बीच संघर्षों के परिणाम विभिन्न संस्थाओं मूल्यों और परंपराओं के अंतर्गत नियमित होती है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि भूमंडलीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षा व संस्कृति के आयाम भी निहित है। इसके साथ ही आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक पक्षों व्यवस्था के साथ जोड़ने की व्यवस्था है। इसके तहत अधिकांश देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को लगातार खोलते जाते हैं। यह खुलापन केवल व्यापार, निवेश और वित्तीय प्रवाह तक ही सीमित नहीं, सेवाओं, तकनीकी सूचनाओं, विचारों और व्यक्तियों की सीमाओं के आर पार होने वाले प्रवाह तक इसका विस्तार हो जाता है। यह जरूरी है कि व्यापार, निवेश और वित्त भूमंडलीकरण के केंद्रीय तत्व कहते हैं। भूमंडलीकरण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भूमंडलीकरण की बुनियादी विशेषताएं इस प्रकार है। देश अपनी आवश्यकताओं अर्थव्यवस्था को खोलते हैं, व्यापार, निवेश व वित्तीय प्रभाव बढ़ता है, सूचना सेवाओं में वृद्धि होती है, मुक्त बाजार की अवधारणा बलवती होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुमूल्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के स्थानीय भाषाओं के प्रचार व प्रसार में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ोतरी, आव्रजन कानून बहुत खड़े कर दिए गए, राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा व्यापार में वृद्धि एवं अंतर्राष्ट्रीयकरण, देश की सीमाओं में उनके बाहर तेजी से व्यापार में वृद्धि। भूमंडलीकरण से बहुराष्ट्रीय निगम के लिए नए रास्ते खुलने, विकासशील देशों का वित्तीय एकीकरण, विकसित व विकासशील देशों के लिए नए अवसर मिल रहे हैं, संपूर्ण विश्व को वैश्वीकरण में बदल रहा है। श्रम का बहुत प्रयोग अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव, नीतिगत मामलों में राज्य की स्वायत्तता में कटौती, विदेशी व्यापार विदेशी निवेश में वृद्धि, कौशल संपन्न लोगों को अधिक अवसर, नियमों एवं संस्थाओं को सशक्त बनाकर विश्व बाजार के लाभों को सुरक्षित करना। भूमंडलीकरण वाद विवाद के मुद्दे, ग्लोबलाइजेशन इश्यूज फॉर डिबेट। भूमंडलीकरण की जहाँ अनेक विशेषताएं हैं, वहाँ इनकी कमियां व खतरे को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। और भूमंडलीकरण के संबंध में ये कमियां एवं खतरे की आज देश विदेश में वाद विवाद के मुद्दे हैं। ये निम्नलिखित अर्थव्यवस्था के द्वारा खोले गए जाने के बाद नीति मामलों में राज्यों की स्वायत्तता काफ़ी कम हो गई है। उन्हें रोजगार और आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में देश हित को देखते हुए नीति निर्धारण में सक्षम नहीं रहा। पूंजी की शर्तों को मानने के लिए निरंतर बढ़ती बाध्यता एवं मजबूरी, सामाजिक समस्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव कमजोर हो गया। पुरानी व परंपरागत औद्योगिक इकाइयों को बंद होने से रोजगारी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। विशेष कौशल युक्त निपुण लोगों के लिए रोजगार के अवसर अधिक बढ़े हैं। सामान्य नागरिकों के सामाजिक व आर्थिक अधिकार सीमित हो गए हैं। इससे सामाजिक नीति प्रभावित होती है तथा यह राज्य की भूमिका को सीमित करता है। नीतिगत मामलों में राज्य की स्वायत्तता सीमित और कम हो गई है।
बाजारवाद के इस युग में न सिर्फ भारतीय भाषाओं का बल्कि अन्य देशों की क्षेत्रीय भाषाओं का भी भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। यदि उपयुक्त मुद्दों जिन्हें विभिन्न देशों द्वारा अपनी आर्थिक आज़ादी और संप्रभुता के लिए खतरा समझा जा रहा है, विश्व मंच द्वारा सुलझा लिए जाए तो भूमंडलीकरण की भावना को व्यापकता मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से क्या अभिप्राय है? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की प्राप्ति के लिए शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम तथा शिक्षा विधियों में क्या परिवर्तन करने चाहिए, उनकी व्याख्या करें। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में शिक्षा की क्या भूमिका है, चर्चा करिए। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा शून्य में नहीं हो सकती, परंतु इसमें संपूर्ण विश्वविद्यालय जीवन तथा अधिगम सम्मिलित होना चाहिए। इस कथन के प्रकाश में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा में स्कूल की भूमिका का उल्लेख करें। शिक्षा वह मुख्य आधार है जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास समुचित वातावरण निर्माण करती है। स्कूल के यूनेस्को प्रोजेक्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व सद्भावना तथा सद्भावना के लिए शिक्षा का आधार संपूर्ण शिक्षा में स्पष्ट रूप से दर्शनीय नागरिकता की बढ़ती भावना स्कूल के सामुदायिक जीवन का अभिन्न अंग होनी चाहिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं सहयोग सहज स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो, जो सर्वप्रथम मदर समुदाय के सहयोग व सद्भावना से में होगी। इस प्रकार के दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना की शिक्षा के अभाव में नागरिकता की शिक्षा नहीं दी जा सकती। यही नहीं, समाज के अन्य संस्थाओं की तरह शिक्षा के पास विश्व की बदलती तथा बढ़ती जटिल आवश्यकताओं की पूर्ति के पास सामाजिक उद्देश्य होता है। वह शैक्षणिक संस्थाओं जो स्वयं समाज से अलग रखते हैं वे संबंधित ज्ञान के तटस्थ सरोवर होते हैं। वह शिक्षा प्रणाली को जो स्वयं को विश्व शांति से संबंधित नहीं रहती, वह इस तथ्य से अनभिज्ञ रहती है कि यह विश्व शांति की स्थापना न की जाए तो एक ऐसा समय भी आएगा जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई भी जीवित न होगा। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा के उद्देश्य एम्स ऑफ एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा के उद्देश्य का पुनर्निर्धारण आवश्यक है। इस दृष्टि से शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित: शांति और समृद्धि के लिए प्रति प्रेम का विकास है, धैर्य एवं सहयोग की भावना का विकास, लोगों में खुली तथा उदार विचारधारा का विकास, छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता ज्ञान कराना, मानव प्रेम में विश्वास उत्पन्न करना, मानवता प्रेम में विश्वास उत्पन्न करना, छात्रों में स्वतंत्र तथा आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना, छात्रों को अपने ज्ञान को क्रिया में परिवर्तित करने की प्रेरणा देना, युद्ध के दोषों का छात्रों को बोध कराना, सहयोगपूर्ण जीवन की महत्वता पर छात्रों को बोध कराना, विश्व नागरिकता के लिए छात्रों को प्रेरित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, व्यक्तिगत एवं सामाजिक जागरूकता को विकसित करना, विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय साख एवं अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की भावना को विकसित करना, शिष्यों में सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रमों की उन्मुख सृजनात्मक गतिविधियों में विद्यार्थियों को व्यस्त करना। यूनेस्को के अनुसार वर्तमान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सभी लड़कों और लड़कियों को विश्व समुदाय के सक्रिय सदस्य बनाने के लिए तैयार करना है। पाठ्यक्रम करिकुलम अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के संदर्भ में पाठ्यक्रम निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम को विभिन्न राष्ट्रों की सांस्कृतिक परंपरा को प्रतिबिंबित करना चाहिए, उसे संपूर्ण पृथ्वी का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। पाठ्यक्रम को विश्व के सभी धर्मों का ज्ञान कराना चाहिए। विज्ञान तथा तकनीक का अध्ययन और उसके विभिन्न देशों पर प्रभाव का अध्ययन, छात्रों के उदारमन विचारधारा का निर्माण करने के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि विषय सम्मिलित किए जाने चाहिए। नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र जहाँ विश्व नागरिकता का पाठ पढ़ाएंगे, वहीं अन्य विषय विभिन्न देशों में प्रचलित स्थितियों का छात्रों को बोध कराएंगे। भाषा जो छात्रों की उचित अभिव्यक्ति एवं सद्भावना में सहायता करेगी तो को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। दूसरे देशों के लोगों, उनकी संस्कृति, क्रिया आदि को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है। विभिन्न देशों के साहित्य को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रवृत्ति राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति की प्रतिबिंबित करती है। संगीत लोगों के दिलों को छूता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय तथा पाश्चात्य संगीत की अपनी महिमा है। इसके द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास कर सकते हैं। कला, दर्शन तथा मनोविज्ञान विभिन्न राष्ट्रों के लोगों को निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार विभिन्न जाति, धर्म, राष्ट्रीयता और लोगों में कोई अंतर नहीं है। दर्शन में मानवता प्रेम पर अधिक बल दिया गया है। विद्यार्थियों को विश्व के सभी
राष्ट्र के साहित्य, संगीत तथा कला की कृतियों से परिचित करवाना जाना चाहिए। सांस्कृतिक आदान प्रदान के पाठ्यक्रम का अनिवार्य भाग होना चाहिए। पाठ्यक्रम में सभी अंतर्राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम के पुनरीक्षण को भी शामिल किया जाना चाहिए। कई क्रियाओं का आयोजन जैसे खेलकूद, त्योहार आदि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में अति सहायक हो सकते हैं। शिक्षा के ढंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए उल्लेखनीय पाठ्यक्रम तथा शिक्षा के उद्देश्य को पर रखते हुए निम्नलिखित शिक्षण विधियाँ सुझाई गई हैं। वो ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोग विधि, प्रयोजन विधि, सामूहिकवाद, विवाद विधि आदि इन विधियों द्वारा पढ़ाते समय शिक्षक को यह देखना चाहिए कि विभिन्न सांस्कृतिक युगों से छात्र छोटे या बड़े समूह में मिलकर कार्य करें और उनमें इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की भावना का विकास करें। अध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ द टीचर, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में शिक्षक की भी भूमिका है, महत्वपूर्ण है। विभिन्न शिक्षा कला स्थितियों में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर बल देना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की भावना के विकास के लिए तत्पर रहना चाहिए और उसे औरों के लिए जीता जागता उदाहरण बनाना चाहिए। शिक्षक को मानवता से उत्तम लाभ उठाना चाहिए तथा विश्व भाईचारा तथा सद्भावना के विकास में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। सार्वभौमिक विचारधारा वाला शिक्षक अखंड मानसिकता वाला इंटीग्रेटेड होता है। मानवीय संबंधों के विज्ञान एवं कला में कुशल तथा संसार में व्याप्त विविध व्यवहार रूपों में से भिन्न होता है, विज्ञ होता है, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विषय के उद्देश्य से भली भांति परिचित होना तथा अनुकूल होना पड़ता है। अध्यापक के संदर्भ में ईवी कैस्टल के निम्नलिखित गुणों का उल्लेख किया। दूसरों के कल्याण को तत्पर, अपने तत्काल स्वार्थों से ऊपर समाज कल्याण को तत्पर, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अच्छे साधन द्वारा सहयोग देने की इच्छा एवं साहस, सत्य के प्रति निष्ठा, लगाव, स्पष्ट तथा निष्पक्ष विचारधारा रखने की क्षमता, आलोचनात्मक निर्णय लेने की क्षमता, सच्ची विचारधारा के प्रति विनम्रता एवं धैर्य, परंतुता, पाप, स्वार्थपरता तथा बेईमानी के प्रति रोष आदि। परंतु पाप, स्वार्थपरता तथा बेईमानी के प्रति रोक आदि जिन अधिकारों को हम दूसरों को देने के लिए उद्धत न हो, स्वयं के लिए उन अधिकारों की कमी इच्छा का या मांग नहीं करना, सही प्रकार के जीवन की व्यवस्था और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की भावना, प्रत्येक वर्ग के अंदर के व्यक्तित्व का प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति का आदर्श और कल्याण का गुण जो व्यक्ति का गुण है, कल्पना का गुण जो व्यक्ति का गुण है तथा जो व्यक्ति को एक क्रिया तथा प्रणाली के परिणामों के मूल्यांकन में सहायता करता है। अध्यापक के संदर्भ में ईवी कैस्टल के निम्नलिखित गुणों का उल्लेख किया है। दूसरों के कल्याण को तत्पर, अपने तत्कालीन स्वार्थ से ऊपर सामान्य कल्याण को तत्पर, अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अच्छे साधनों द्वारा सहयोग देने की इच्छा एवं साहस, सत्य के प्रति निष्ठा, लगाव, स्पष्ट तथा निष्पक्ष विचारधारा रखने की क्षमता, आलोचनात्मक निर्णय लेने की क्षमता, सच्ची विचारधारा के प्रति विनम्र एवं धैर्य, परंतु पाप, स्वार्थपरता तथा बेईमानी के प्रति रोष आदि जिन अधिकारों को हम दूसरों को देने के लिए उद्धत न हो, स्वयं के लिए उन अधिकारों की कमी इच्छा या मांग नहीं करना, सही प्रकार के जीवन की व्यवस्था व व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की भावना, प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति का आदर, कल्याण का गुण जो व्यक्ति का गुण है तथा प्रत्येक व्यक्ति को एक क्रिया तथा प्रणाली के परिणामों के मूल्यांकन में सहायता करना। अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को के अनुसार वर्तमान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लड़के एवं लड़कियों को विश्व समुदाय के सक्रिय सदस्य बनाने के लिए तैयार करना है। स्कूल के यूनेस्को प्रोजेक्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के लिए शिक्षा का आदर्श संपूर्ण शिक्षा में स्पष्ट रूप से दर्शनीय है। नागरिकता की बढ़ती भावना स्कूल के समुदाय के जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं सहयोग स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो, जो सर्वप्रथम आदर्श समुदाय के सहयोग एवं सद्भावना से आरंभ होगी। इस प्रकार के दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना की शिक्षा के अभाव में नागरिकता की शिक्षा नहीं दी जा सकती। थैंक यू।